हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बेलव चैनल बेलव एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th साइकोलॉजी के चैप्टर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने लिए हैं 5 क्वेश्चन और इनमें आपके जो थेरेपी टेक्निक्स से मेनली उनके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस है। आपके PYQ में भी ऐसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हैं, तो वही का फॉर्मेट हमने उठाया है, लेकिन क्वेश्चंस हमने खुद से NCERT से लिया है। आपका चैप्टर का नाम ही है थेराप्यूटिक अप्रोचेस, तो बेसिक सी बात है, जो आपकी थेरापी टेक्निक्स है उनके ऊपर क्वेश्चंस है। ओके, तो अगर आपको ये PDF अवेल करना है, आपको टेलीग्राम कम्युनिटी बिलव्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और वहाँ पे आपको इसका PDF मिलेगा। तो पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे, फिर उसके हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अपना पहला केस यह है कि रवि ऑफन एक्सपीरियंस गिल्ट एंड एंजाइटी। ओके, हिज थेरेपिस्ट आस्क हिम टू लाई ऑन ए काउच एंड से वॉट एवर कम्स टू हिज माइंड विदाउट सेंसोरिंग हिज थॉट्स। समटाइम्स द थेरेपिस्ट इंटरप्रेट्स हिज ड्रीम्स टू अंडरस्टैंड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो रवि को कई बार गिल्ट यानी शर्मिंदगी और एंजाइटी होता है, एंजाइटी की महसूस होती है, वो एक्सपीरियंस करता है कि वो शर्मनाक फील कर रहा है या फिर उसको एंजाइटी होती है। और उसके जो थेरेपिस्ट है वो उससे कहते हैं कि तुम आराम से काउच पे लेट जाओ और जो तुम्हारे मन में आए तुम वो मुझे बोल सकते हो विदाउट सेंसोरिंग हिज थॉट्स, यानी अपने सोच विचार में कोई भी तोड़ मरोड़ मत करना, जो मन में आए आप बोलते रहना। और बीच बीच में जो थेरेपिस्ट है वो रवि को इंटरप्रेट भी करते हैं, अच्छा ये तो इसके बाद ये हुआ, ऐसे करके मतलब इंटरप्रेट करके कुछ सवाल पूछती होगी। और ये इसलिए करती है ताकि जो थेरेपिस्ट है वो रवि के जो अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स है उनको समझ पाए। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना। पहली बात तो जो थेरेपिस्ट है वो उसको लाई डाउन करने के लिए कहती है और फ्री हो के जो मन में आए वो बोलने को कहती हैं, तो ये एक टेक्निक हो गया। और दूसरा है अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट्स की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। तो जहाँ पर भी आपका अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे जाहिर सी बात है सिगमंड फ्रॉइड का नाम तो ज़रूर आएगा। ओके, तो अपना पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द थेरेपी एंड द फाउंडर। तो थेरेपी कौन सा है भाई? साइको एनालिसिस है, यानी आप साइकोलॉजिकली किसी को एनालाइज कर रहे हो या फिर किसी की साइकोलॉजी एनालाइज कर रहे हो, इसका नाम ऐसे ही आया है, मतलब नाम का इंटरप्रिटेशन यही है। और इसको फाउंड किसने किया था? ऑफ कोर्स सिगमंड फ्रॉइड ने। अनकॉन्शियस वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो सिगमंड फ्रॉइड का ही काम है। ओके, अब यहाँ पे कौन सा टेक्निक यूज़ किया जा रहा है? तो पहली बात मैंने बोला क्या है, फ्री एसोसिएशन। तो अपना जो पहला टेक्निक है अपना फ्री एसोसिएशन, यानी थेरापिस्ट ने बोला है कि कोई भी सेंसरशिप के बिना पेशेंट फ्रीली बात कर सकता है, फ्रीली जो मन में है वो बोल सकता है, तो ये हुआ फ्री एसोसिएशन। दूसरा क्या बोला हमने कि उसके जो सपने हैं उन सपनों को इंटरप्रेट करना चाह रही है, यानी जो ड्रीम है ड्रीम को एनालाइज करना चाह रही है, तो यहाँ पे जो दूसरा है वो है ड्रीम एनालिसिस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द मेन फोकस ऑफ दिस थेरेपी। अब ये जो साइको एनालिसिस जो अपना थेरेपी है इसका मेन फोकस क्या है? तो मेन फोकस इसका क्या होगा? तो पहली बात तो है जो हमारा अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट है, जो ईगो सुपर ईगो का जो स्ट्रगल मन में चलता रहता है इंसान के, जो डिलेमा होता है लोगों के मन में, उस डिलेमा को समझना। ओके, तो आप यहाँ पे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, अनकॉन्शियस डिलेमा ये कह सकते हो। और दूसरा क्या है, ब्रिंग रिप्रेस्ड थॉट्स इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस फॉर रिजोल्यूशन। रिप्रेस्ड माने होता है दबा हुआ, तो जो भी विचार किसी भी पेशेंट के दब गया है उसके मन के अंदर, मानो वो पहले था लेकिन वक्त के साथ साथ वो दब गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों से पेशेंट अभी भी इन्फ्लुएंस होता है और वो उसके करंट रियलिटी को अफेक्ट करता है, तो उन चीज़ों को बाहर लाना, कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना और उनको रिजॉल्व करना। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 हमारी है रेखा जी के बारे में। अब हम देख लेते हैं रेखा जी का क्या केस है। ओके रेखा जी, अभी आपको थोड़ा देख लेते हैं। सो रेखा's थेरेपिस्ट लिसन्स केयरफुली, सही बात है, एम्पैथी भी दिखाती है एंड क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, यानी बहुत ही ज़्यादा नॉन जजमेंटल है, जैसी भी है रेखा जी वैसे ही उनके जो थेरेपिस्ट है वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है।
द थेरेपिस्ट डज नॉट गिव एडवाइस, लेकिन ट्विस्ट तो ये है कि थेरेपिस्ट केयरफुली सुनती भी है, एम्पैथी भी दिखाती है, एक्सेप्ट भी करती है, जज भी नहीं करती है, लेकिन थेरेपिस्ट अपने आप से कोई एडवाइस नहीं देती है, बल्कि हेल्प रेखा टू फाइंड हर ओन सोल्यूशन, बल्कि रेखा जी को खुद कहती है कि आप अपना सॉल्यूशन खुद ढूंढो, मैं आपकी मदद करता हूँ या फिर मैं आपकी मदद करती हूँ। ओके, तो ये भाई साहब थेरापी कौन सा है? ये थेरापी हुआ हमारा क्लाइंट सेंटर थेरापी, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर है, मतलब इस थेरापी टेक्निक का जो सेंटर है वो है खुद क्लाइंट, तो इसका नाम है क्लाइंट सेंटर थेरापी। यानी क्लाइंट अपने आप से खुद के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल रहा है, थेरापिस्ट से बस मदद उसको मिल रही है। ओके, और इसका फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है हमारे कार्ल रोजर्स। ओके, अब हमारा इसमें 3 कोर कंडीशंस क्या हैं जो कि थेरापिस्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो पहली बात तो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, यानी एक्सेप्टेंस विदाउट जजमेंट, जो हमने पहले देखा। दूसरी बात है एम्पैथी, एम्पैथी यानी आपको किसी के पर्सपेक्टिव से उसको समझना, एक कॉन्सेप्ट होता है एम्पैथी, सब अभी हम इसको पढ़ा अभी हमने। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट होता है सिंपैथी। एम्पैथी तब होती है जब आप किसी के पर्सपेक्टिव से उसके जगह पे खुद को रख कर उसके दुख को समझते हो, उसके थॉट्स को, उसके सोच विचार को आप समझते हो। और सिंपैथी होता है जब आपको किसी के कंडीशंस देख के खुद में बुरा लगता है, आपको दुख होता है, वो होता है सिंपैथी। ओके, तो जो थेरेपिस्ट है रेखा जी की वो क्या है? एम्पैथेटिक भी है, और दूसरा है जेन्युइन है, यानी जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही ऑथेंटिक और ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि थेरेपिस्ट उनको खुद से मदद करने के लिए कह रहे हैं। तो जब खुद से मदद करने के लिए कह रहे हैं तो वो बोल रहे होंगे कि आपका ऐसा है तो आप ऐसा करो, या फिर अगर आपका ऐसा मसला कुछ चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ये मसला मैं क्यों कहती हूँ, मैं शायद पाकिस्तानी ड्रामा ज़्यादा देख रही हूँ। वैसे ड्रामा उतना नहीं देखती हूँ, क्लिप्स वगैरह जो रील्स पे आते हैं वो देख लेती हूँ। और एल्गोरिथम तो है ही ऐसा कि जो तुम 2-3 रील्स उसके देख लोगे तो उसी का आता रहेगा। तो कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है या फिर आपका ये है तो आप ऐसे करो, तो यानी थेरेपी जो है बहुत ही खुल के ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक होगा ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। ओके अब इस थेरेपी का भी गोल हमसे पूछा है कि इसका गोल क्या है इस थेरेपी का। सो इस थेरेपी का मेन गोल है क्लाइंट को अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करवाना और उसके अंदर एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, रिमूविंग कंडीशंस ऑफ वर्थ। तो ये जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्थ, वर्थ मतलब किसी की, वो तो आप जानते ही हो, वर्थ किसी का मतलब वर्दी होना, वर्दी है कि नहीं या कैसी है, ये सारी चीज़ें। तो जहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि इंसान को खुद के बारे में, यानी इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो उतना ज़्यादा सही नहीं रहता है। इंसान अपने बारे में थोड़ा निगेटिव सोचता है, थोड़ा बुरा सोचता है, उसको लगता है कि मेरी वर्थ नहीं है, मेरी उतनी वैल्यू नहीं है। वो शायद किसी और चीज़ से तोलता है अपने आप को कि अगर मैं सुंदर दिखूंगी तभी मेरी वैल्यू होगी, अगर मेरे पे ज़्यादा पैसे होंगे तब भी मेरे ज़्यादा वैल्यू होंगे। तो इन सारी चीज़ों को रिमूव करके, यानी कोई भी कंडीशन है तो कंडीशन को रिमूव करके उसके अंदर एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट को लाना इज द गोल। और साथ के साथ इंसान की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी इंसान की अपनी फुल पोटेंशियल तक उसको भी मतलब ले जा पाना, या फिर उसमें अपने अंदर जो पोटेंशियल है उसका एक्चुअलाइजेशन, उसका रियलाइजेशन करवा पाना। ओके, अब हमारा है केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 हमारा क्या है? वैसे एक बात बता दूं, मेरी बहन है, तो बहन मेरी आई हुई है, उसकी छोटी सी बच्ची है, तो वो कई बार चिल्लाती होंगी, आप लोगों को सुनाई देता होगा। ओके, सो पैसेज नंबर 3 पे हमारा क्या है? ए चाइल्ड हैज़ अ फियर ऑफ डॉग्स। ओके, सही बात है। द थेरेपिस्ट ग्रेजुअली एक्सपोज हिम टू डॉग्स। तो जो बच्चा है, बच्चा डॉग से बहुत डरता है, जो थेरेपिस्ट है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्चों को डॉग्स के साथ एक्सपोज करवाता है। फर्स्ट बाय शोइंग पिक्चर्स, then by bringing small dog at a distance, and finally letting him touch the dog without practicing will practicing relaxation techniques। तो पहले तो डॉग की फ़ोटो दिखाता है, फिर एक छोटा डॉग को दूर से ऐसे रखता है, और फिर बाद में उस डॉग को, बच्चे को डॉग को टच करने देता है कि उसको छू लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि डरता है ना वो बच्चा। तो और साथ के साथ वो लोग रिलैक्सेशन टेक्निक भी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कौन सा थेरेपी है? कौन सा थेरेपी है? तो यहाँ पे
विच थेरेपी टेक्निक इज बीइंग अप्लाइड। तो कौन सा थेरेपी टेक्निक है, कौन सी थेरेपी है, इसको हम कहते हैं सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। यानी जो सिस्टम, आप ऐसे समझ लीजिए, आप याद रखने के लिए ऐसे समझ लीजिए, इससे हमारा ह्यूमन बीइंग मतलब हमारा जो पूरा कंडीशनिंग वो एक सिस्टम के ऊपर बेस्ड है ना, और हमारा सिस्टम बहुत सेंसिटिव हो जाता है। हम किसी से डरते हैं, किसी भी चीज़ से डरते हैं, किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से डरते हैं, तो वहाँ पे हमारे सिस्टम को सेंसिटिव से डिसेंसिटिव बनाना सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो मैं इसको इस तरीके से याद रखती हूँ। ये एक्चुअली मैं एक मतलब बस मैं सोचती हूँ कि नाम से ऐसे याद रखूँ, तो मैंने आपको ये बता दिया कि सिस्टम हमारा मतलब हम पूरा सिस्टम है ना, तो सिस्टम सेंसिटिव हो जाता है तो उसको डिसेंसिटिव करना, डिसेंसिटाइजेशन करना। और इसको किसने दिया था? जोसेफ वोल्फ ने। ओके, अब इसके पीछे का प्रिंसिपल आप बताओ, जो भी प्रिंसिपल है, जो रूल्स इस यहाँ पे यूज़ किया गया है, आप वो बताओ। ओके, अब यहाँ पे प्रिंसिपल जो यूज़ किया गया है वो ये है दैट क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रिंसिपल किया गया है। काउंटर कंडीशनिंग फियर बाय पेयरिंग रिलैक्सेशन विद ग्रेजुअल एक्सपोजर टू फियर स्टिमुलस। तो जो भी स्टिमुलस या फिर जो भी ट्रिगर से बच्चे को फियर होता है यानी डर होता है, उससे ग्रेजुअली एक्सपोज करना, यानी धीरे धीरे उसको उस चीज़ की तरफ एक्सपोज करना। पेयरिंग रिलैक्सेशन, साथ में आप रिलैक्स होने को, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को भी उसके साथ जोड़ देते हैं। ओके, और तीसरा प्रश्न है गिव अनदर बिहेवियरल मेथड फॉर ट्रीटिंग फोबियस। तो इस तरीके जो भी फोबियस है, उन फोबियस को ट्रीटमेंट करने के अब और भी कोई टेक्निक है तो वो बताओ। तो अनदर मेथड, जिसको हम मेथड इसको हम कहते हैं फ्लडिंग। तो एक्सपोजिंग क्लाइंट डायरेक्टली टू मोस्ट वेयर स्टिमुलस अंटिल एंजाइटी रिड्यूसेस। तो कई बार ऐसा होता है जैसे मानो अंधेरा है, डार्कनेस से किसी को बहुत डर लगता है, तो उसको हम, जैसे इधर क्या हो रहा है, डॉग से डर लग रहा है, तो उस बच्चे को जो थेरेपिस्ट है, मान लीजिए ये थेरेपिस्ट है कोई बड़ा वाला आदमी और ये छोटा बच्चा है, तो इसको धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा करके डॉग के पास लेके आ रहा है। पहले डॉग की फ़ोटो दिखाया, फिर दूर से दिखाया, फिर पास लेके गया, फिर बोला इसको छुओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो फ्लडिंग मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, मतलब धीरे धीरे नहीं, सीधा उसको डॉग के पास भेज देंगे, या फिर सीधा जहाँ पे डॉग रखा है उसको उधर कर देंगे, या फिर अगर रूम में डॉग है तो उसमें भेज देंगे। और फिर वो बहुत डर जाएगा, बहुत एंजाइटी होगी उसको, और उसको तब तक वहाँ से नहीं निकालेंगे जब तक उसको खुद नहीं रियलाइज़ होगा अरे मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। तो उसको खुद से रियलाइज़ होता है कि मतलब कुछ हुआ नहीं है, वो खुद इंसान से रियलाइज़ होता है ना। जैसे कुछ लोगों को एलिवेटर से डर लगता है, कुछ लोगों को लिफ्ट से डर लगता है। तो जैसे मैं भी शुरू में जब मैं एक बार मैं मॉल में गई थी, कोटा सिटी मॉल एक बार मैं घूमने गई थी मेरी फ्रेंड के साथ। तो मुझे मतलब क्योंकि मैं इधर से वो गांव से हूँ, तो हमारे इधर इतना ये सारी चीज़ें हैं नहीं। कोटा में पहली बार मैं मॉल गई, तो मैंने एलिवेटर देखा, तो मैं मुझे डर लगता था। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे खींच के वहाँ पे मतलब उस पर चढ़ा दिया। एक बार मैं चढ़ी तो अब मैं उतर तो सकती नहीं, ऊपर तो जाना ही है। तो फिर धीरे धीरे मतलब जाते जाते मतलब मैं रिलैक्स हो गई, ठीक है अब मुझे डर नहीं लगता, फिर मैं खुद से यूज़ करने लगी उसको। तो ऐसे ही होता है वो वाला दूसरा मेथड। ओके, अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है अर्जुन के बारे में। सो अर्जुन बिलीव ही इज़ वर्थलेस एंड दैट एवरीवन हेट्स हिम। अर्जुन को लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है और सब कोई उसको हेट करते हैं। His therapist help him identify these rational thoughts and replace them with positive and realistic ones. उसके जो थेरेपिस्ट है वो इसके ये जो इरेशनल थॉट्स हैं, जो बेकार की सोच विचार है, उनको हटाने के लिए, या फिर हटाना नहीं, रिप्लेस करना चाहते हैं पॉजिटिव और रियलिस्टिक थॉट से। यानी इरेशनल जो बेकार की बातें हैं, उन बेकार की सोच को कोई अच्छे विचार, कोई सही विचार से रिप्लेस करवाना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन सा थेरेपी यूज़ किया गया है? ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही फेमस थेरेपी है, आपको इसको आना चाहिए। इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इस थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारा जो कॉग्निटिव है, मतलब कॉग्निटिव प्रोसेस या फिर जो कॉग्निशन है, उस कॉग्निशन में हमारा जैसा कंडीशन होता है, कंडीशन नहीं कंडीशन जैसा होता है,
उस हिसाब से हमारा बिहेवियर भी होता है। अगर हमारी कॉग्निशन में अच्छी चीज़ें चलती होंगी, हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, बुरी चीज़ें चलती होंगी, बुरा होगा। अगर हमको लगता है कि हमारी बहुत वैल्यू है, हम खुद को अच्छे से ट्रीट करेंगे। हमको लगता है हमको हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो हम खुद को उतना ध्यान नहीं देंगे। तो ये मतलब हमारे कग्निशन क्या पता नहीं, कॉग्निशन जैसी नहीं हो रहा है, मतलब एक बार बोल दिया ना तो अभी बार बार आता रहेगा। तो हमारी कॉग्निशन जैसी होती है वैसे हमारा बिहेवियर होता है, यानी हमारा मेंटल प्रोसेसर जैसा होता है। ओके, इस थेरेपी को डेवलप किया किसने किया था, या फिर इस थेरेपी हु डेवलप दिस अप्रोच, अच्छा थेरेपी को नहीं, इस अप्रोच को किसने डेवलप किया था, तो आरोन बेक। इस थेरेपी को डेवलप किया था आरोन बेक। और ये जो थेरेपी एल्बर्ट एलिस के REBT थेरेपी है उसके साथ भी इस थेरेपी का थोड़ा बहुत लिंक है। ओके, अब इस थेरेपी का कोर प्रिंसिपल क्या है, तो कोर प्रिंसिपल में अच्छा जो देखो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी ना, तो यही बात लिखा है, डिसफंक्शनल थिंकिंग लीड्स टू मेल एडेप्टिव इमोशंस और बिहेवियर। तो अगर आपका जो थिंकिंग है वो डिसफंक्शनल होगा तब आपके जो बिहेवियर है वो भी मतलब मेल एडेप्टिव होंगे, बुरे होंगे, और आपके जो बिहेवियर है वो भी ख़राब होंगे, यानी आपके जो इमोशंस हैं वो भी अच्छे नहीं होंगे और आपके जो बिहेवियर है वो भी अच्छे नहीं होंगे। चेंजिंग फॉल्टी कॉग्निशन, इमोशनल स्टेट एंड बिहेवियर इम्प्रूव। और बाई चेंजिंग, और जो ये फॉल्टी कॉग्निशन है यानी जो हमारा कॉग्निशन में चल रहा है फॉल्टी चीज़ें, ख़राब चीज़ें, उनको अगर हम चेंज कर देंगे तब हमारी जो इमोशनल स्टेट है और हमारा जो बिहेवियर है दोनों इम्प्रूव हो जाएगा। तो वही बात है, लोग कहते हैं ना कि जैसी सोच वैसा व्यवहार, तो वही बात है, उसी बात को थेरेपी के भाषा में कह दिया है, बस हो गई बात। अब हमारा 5वां और आखिरी सवाल क्या है, ये है शाम के बारे में। देखो अर्जुन जी आ रहे हैं, श्याम जी आ रहे हैं, राधा जी के बारे में एक भी सवाल नहीं है। तो शाम को क्या है, सिजोफ्रेनिया है, अच्छी बात है, सॉरी नहीं अच्छी बात नहीं है, तो सवाल हमने समझ लिया, ठीक है। हिज डॉक्टर प्रिस्क्राइब हिम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स विच हेल्प रिड्यूस हेलोसिनेशन एंड डिल्यूजन्स। तो शाम को सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिया क्या है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो आप बाद में समझना बाद में नहीं, आपने पहले चैप्टर में समझ लिया, जब हमने डिसऑर्डर पढ़ा तब हमने समझ लिया। तो साइकोलॉजिस्ट मतलब सिजोफ्रेनिया क्या होता है, जैसे आजकल नया एक ट्रेंड चल रहा है ना, डेलुलु इज़ द सोलुलु, डेलुलु इज़ द सोलुलु। तो वही इंसान ना डिल्यूजन में रहता है, हेलुसिनेशन उसको होता रहता है, सोलुलु, हाँ लू लू लू। तो वो इंसान डिल्यूजन्स में रहता है, उसको हेलुसिनेशन होता है, यानी उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में षड्यंत्र रच रहे हैं, लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, कोई तो है जो मेरे पीछे खड़ा है, लोग अकेले में लगता है कोई सामने बैठा है उन्हीं से बात करते, तो ये सारी हैं सिजोफ्रेनिया के कंडीशंस। अब डॉक्टर ने एंटीसाइकोटिक ड्रग दे दिया जिससे हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स कम हो रहे हैं, लेकिन अब सवाल क्या है, सवाल है विच टाइप ऑफ थेरेपी इज़ बीइंग यूज्ड हेयर। तो यहाँ पे जो थेरेपी है वो बायोमेडिकल थेरेपी है, क्योंकि हमने देखा ना ड्रग्स दे रहे हैं, ड्रग्स देना मतलब मेडिसिन देना, तो क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन दे रहा है, यूज़ ऑफ मेडिकेशन, तो ये हमारा होगा बायोमेडिकल थेरेपी। ओके, मेंशन वन क्लास ऑफ ड्रग्स एंड ड्रग्स यूज्ड इन सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया में यूज़ होने वाले एक तरीके के ड्रग्स के नाम बताओ, जो कि हमने देखा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। इसमें अगर आपको एग्जाम्पल देना है या फिर नाम ही देना है स्पेसिफिक का, तब आप दे सकते हो क्लोरोपोमाजाइन और हेलोपेरिडॉल, क्लोरोपोमाजाइन एंड हेलोपेरिडॉल, ये आप नाम दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है। अब ये जो बायोमेडिकल थेरेपी है इसके 2 लिमिटेशन बताओ। तो नॉर्मली हम बिहेवियर थेरेपी या फिर टॉक थेरेपी या फिर अलग अलग थेरेपी टेक्निक्स के यूज़ करते हैं इंसान को ट्रीट करने में, लेकिन इधर क्या हो रहा है, मेडिकेशन के यूज़ हो रहा है। तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताओ, लेकिन इधर हमको 2 ही बोला है। ओके, तो पहली बात तो जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे ट्रीमर्स हो सकता है, ट्रीमर हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, कुछ लोग हाँ होता है ना, ये आप एक चीज़ के लिए दवाई ले रहे हो लेकिन दूसरी जगह आपका मतलब थोड़ा नुकसान होता जा रहा है। तो और मेडिसिन से आपको रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन नॉट क्योर अंडरलाइंग कॉजेस, हो सकता है कई बार जो एक्चुअल कॉज है, एक्चुअल कारण है वो शायद ठीक ना हो, लेकिन आपके जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो शायद कम हो जाए दिखना। और तीसरी बात कि आपका एक डिपेंडेंसी बन जाता है,
रिप्लेस इफ ड्रग्स आर स्टॉप्स, रिलैप्स इफ ड्रग्स आर स्टॉप। तो एक डिपेंडेंसी बन जाता है कि आपको ऐसा हो रहा है तब आप तुरंत मतलब मेडिसिन दवाई खा लेते हो, तो जब भी आप दवाई बंद करोगे तो आपका वो बीमारी आना शुरू हो जाएगा। तो यही बात है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने 5 थेरेपी टेक्निक्स के बारे में हमने बात करी है, आपने सुना होगा, समझा होगा अच्छे से, और आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन अगर दिया है तो आपको जानना क्या है, सारे थेरेपी टेक्निक्स के बारे में जानना है, मतलब कौन सी थेरेपी किस कंडीशन में यूज़ किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे, क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसको आप पढ़ोगे, जब आपका क्या होगा, आप कौन सा टेक्निक लग रहा है यहाँ पे वो आराम से समझ जाओगे। दैट्स ऑल। आपको नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, मैंने पहले ही बता दिया। एंड बाय मैम प्रियशी सूत्रधर, बेलव्ड एकेडमी, ये नोट्स हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। बताना सीरीज़ कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर, मतलब चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।